Welcome everyone. I am here with the topic New Kings and Kingdoms. In the previous video, we have discussed about emergence of new dynasties, नए राजवंशों का उदय, जिसमें हमने गुर्जर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज, पालाज का how they came into power that we discussed. And in this video, we will try to cover the topics administration in the kingdom, राज्यों में प्रशासन, प्रशस्तिज एंड लैंड ग्रांट्स, warfare for wealth. Up to this we will try to cover, and the closer look the cholas that we will try to discuss in a separate video. So administration in the kingdom, राज्यों में प्रशासन की व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो राज्य को चलाने के लिए एज देयर इज अ वन किंग एंड अंडर हिम आर मैनी मिनिस्टर्स, द ऑफिसर्स दे वर्क. और राजा अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए दे यूज टू एडॉप्ट हाई साउंडिंग टाइटल्स. कुछ अपने अपने लिए भारी भरकम उपाधि देते थे. महाराजा, महाराजा अधिराज, ग्रेट किंग्स, overlord of the kings, Tribhuvan Chakravartin means lord of three worlds. So they used to use these high sounding titles so that anyone who knows about that king, they will think that he is that much powerful, though they were not that much powerful. Or those who were not powerful, they used to share the powers. अब पावर वो जो कम ताकतवर है या राजा जो भी है, वो सत्ता की साझेदारी दे यूज टू डू. एंड दैट वाज विद देयर मातहत. जो उनके जो मातहत थे, जो सामंत थे, उनके साथ में वो अपनी वो पावर्स को शेयर करते थे. एंड देन दे यूज टू कलेक्ट द रिसोर्सेज. उन लोगों से ये कोशिश करते कि भी उनसे कुछ ना कुछ सामान वो जुटा पाए, उत्पादकों से संसाधन को जुटाने के लिए, जिससे कि राज्य को सही से तरीके से चलाया जाए. दे कैन रन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मनी विल कीप कमिंग. तो उसके लिए जो रिसोर्सेज को जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से एक तो दे यूज टू कलेक्ट द पार्ट ऑफ प्रोड्यूस. जो फसल का जो पैदावार जो हुई, उसका कुछ न कुछ हिस्सा राजा को देना पड़ेगा. दूसरा था रेंट ऑन द प्रोड्यूस. जो भी वो प्रोड्यूस का जो पार्ट है, रेंट ऑफ प्रोड्यूस, दैट वाज आल्सो गिवन टू द किंग. देन अपार्ट फ्रॉम इट, रिसोर्सेज टू फाइनेंस द किंग. राजा को फाइनेंस करने के लिए भी रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाता था, सो दैट ही कैन कंस्ट्रक्ट द टेम्पल्स, फोर्ट्स, कैन कीप अ लार्ज आर्मी, कैन यूज दैट इन द टू फाइट द वॉर्स. तो ये सब चीज़ों के लिए वेल्थ को एक्यूमुलेट किया जाता था, एंड दैट वाज कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल दोज हु यूज टू लिव इन दैट किंगडम. तो उसमें जो रिसोर्सेज को जो फाइनेंस करने के लिए, दैट वाज द फर्स्ट दैट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, एंड टू फाइट वॉर्स. देन द किंग यूज टू असेस द ट्रेड रूट ऑल्सो. जो ट्रेड रूट है उस पर भी वो चाहते थे कि कब्जा करें, जिससे कि जो ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स विल गिव देम द गिफ्ट्स, विल गिव द टैक्स, एंड एज मच द टैक्स एंड द गिफ्ट्स विल कम टू द किंग, दैट विल बिकम दैट मच पावरफुल. तो ये एक कोशिश की जाती थी. नाउ हु विल कलेक्ट द रेवेन्यू और द प्रोड्यूस. ये जो रेवेन्यू को प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस का जो पार्ट है या रेवेन्यू है, इसको कौन कलेक्ट करेगा? तो इसमें जो कलेक्शन करने के लिए
दैट वॉज हेरिडिटरी। राजा के नज़दीकी जो लोग होते थे या उनके फैमिली से जो संबंधित जो लोग थे, दे यूज टू कलेक्ट द टैक्स, प्रोड्यूस, उन्हीं को ही सामंत वगैरह बनाते थे, जिससे कि कभी ज़्यादा आपस में झगड़े भी ना हो। और इन्फ्लुएंशियल पीपल पीपल ऑफ द फैमिली, जो प्रभावशाली परिवार है, उनको भी इस काम के लिए लगाया जाता था, सो दैट दे कैन कलेक्ट। और द क्लोज रिलेटिव्स, जो उनके बिल्कुल खास है, उनको ही ज़्यादा वो जो हाई पावर्स है, जो पोजीशंस है, दे वर गिवन। नाउ द नेक्स्ट इज प्रशस्तिज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तिज, व्हाट आर द प्रशस्तिज, ये है क्या है? प्रशस्तिज आर द डिटेल्स इन विच अबाउट द किंग दैट इज रिटन। तो लिटरली अगर इसको हम ये मानते हैं कि राजा की तारीफ में जो बातें लिखी जाती थी, प्रशस्ति मीन्स प्रशंसा, तो ऐसी प्रशंसा में कि राजा ने बहुत बढ़िया काम किए हैं, दैट वाज रिटन। सो इन प्रेज ऑफ किंग दैट द प्रशस्ति वर रिटन। तो उसको बुक की फॉर्म में, शेप में रखा जाता था कि जो आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, दे विल ट्राई टू नो दैट हाउ द किंग वॉज एंड हाउ जनरस और व्हाट वर्क्स ही डिड फॉर द मासेज। उसने अपनी जनता के लिए क्या क्या कार्य किए। और ये जो प्रशस्ति है, ये ब्राह्मणों द्वारा कंपोज की जाती थी, कृतियाँ थी, वो लिखते थे। दे वर द एट द टाइम मोस्ट लिटरेट पर्सनस ऑफ दैट द किंगडम। क्योंकि जो हमारा जो वर्ण व्यवस्था थी या समाज का जो ढांचा था, वो उस प्रकार से बना हुआ था कि सबको अपना अलग अलग तरीके से कार्य करने के लिए दिया गया था। तो ब्राह्मणों का काम था कि शिक्षा देना, और तो ज़्यादा नॉलेज उनके पास में थी, और जो वेद है, पुराण है या बुक्स है, इस तरह से वो ज़्यादा इससे जानकारी हासिल रखते थे। तो दे वर गिवन द टू राइट दैट द पावर टू राइट द प्रशस्तिज, एंड दीज वर द डिटेल्ड अकाउंट्स। ये बड़े डिटेल अकाउंट होते थे, विस्तृत जानकारी दी जाती थी। हो सकता है कि लिटरली ये पूरे सही नहीं हो, शब्दश जो है सत्य ना हो ना, लेकिन फिर भी राजा के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों को तो पता लग जाता था कि उसका एरिया कितना है या वो किस क्षेत्र पे रूल करता है। हो सकता है कि कुछ जो एग्जरेटिव किए हों, कुछ प्रशस्तियाँ, ऐसा नहीं है कि सभी बिल्कुल एक्यूरेट हों, तो कुछ एग्जरेट भी की हुई है। इसमें जो आपकी बुक में लिखा हुआ कि नागभट्टा का जो अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्टा है, तो उसको भी एग्जरेटेड किया गया है। या जो समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है, जो हमने लास्ट ईयर जो पढ़ी थी, तो उसमें भी हमें लगता है कहीं कहीं उसमें भी कुछ एग्जरेशन है, जिसमें राजा को ज़्यादा ताकतवर दिखाया गया है या उसका एरिया ज़्यादा दिखाया गया है। तो प्रशस्ति से, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये राजा के बारे में जानकारी देते हैं, और उस समय के जो समाज है या व्यवस्था है, उसके बारे में हमें काफ़ी नॉलेज के बारे में पता चलता है। और इसके साथ साथ में जो ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण राजा जब किसी ने अगर अच्छी प्रशस्ति लिखी है, सो ही यूज टू प्रेज, एंड इन दैट दे यूज टू ग्रांट द लैंड टू द प्रशस्ति राइटर्स। तो जितने भी ये प्रशस्ति राइटर्स होते थे, तो उनको वो भूमि जो है अनुदान में देते थे, और उसको रिकॉर्ड करने के लिए हियर यू कैन सी दीज आर द कॉपर प्लेट्स। तो कॉपर प्लेट्स में वो लिखा जाता था कि ये जो लैंड है, ये इन ब्राह्मण को दी जाती है, विच वॉज नोन एज अ ब्रह्मदया। और उसको रिकॉर्ड करते थे इनके ताम्र पत्रों पर, कि जिससे कि आगे लंबे समय तक में ये रहे कि हाँ, ये जमीन जो है उनको दान में दी गई है। व्हाट वाज गिवन अलोंग विद लैंड, ये लैंड ग्रांट साथ में और क्या क्या दिया जाता था? अलोंग विद द लैंड ग्रांट्स, जो दान में दी गई भूमि है, उसके साथ साथ में और क्या दिया जाए, तो उसमें ये देखा जाता था कि जो लैंड है वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर करने वाली हो, जिसमें कि गांव है, पास्चर लैंड भी हो, प्लेटफॉर्म्स हो, कैनल्स हो, डिचेज हो, खाइयाँ हो, रिवर हो,
सिल्ट लेडल लैंड है, टैंक हो ग्रेनरीज के लिए, फिश पॉन्ड हो, बी हाइव्स, ये सब चीज़ें देखी जाती थी कि जिस ऐसा ना लगे कि भी जो कोई ख़राब जगह है वो दी है। तो कोशिश की जाती थी कि ऐसी जगह जिसमें कि सब व्याप्त हो, तो दैट वाज गिवन टू द that land was given to the Brahmins. Now the next is that warfare for wealth. जो युद्ध है राजाओं को, दे यूज टू कंट्रोल अदर एरियाज, और अपने आप को चाहता था कि भाई वो किसी तरह से अपने राज्य को बड़ा कर ले। हर कोई राजा चाहता है कि अपने राज्य को वो बड़ा कर ले, एंड फॉर दैट ही वांट टू कंट्रोल द that kingdom and as well as extend his empire. So as he is ruling on the specific area, तो वो जो राजा है वो अपने स्पेसिफिक एरिया में रूल कर रहे हैं, एंड दे वांट टू कंट्रोल अदर एरियाज, दूसरों के क्षेत्र को कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड सिमिलर थिंग दैट हैपेंड विद द गुजरा प्रतिहाराज। ये गुजरा प्रतिहाराज का है, ये राष्ट्रकूटाज का एरिया है और ये पालाज का है, दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। हियर दे हैव द स्ट्रगल, इनका तीनों गुटों का आपस में संघर्ष है, एंड दैट वाज फॉर द कनौज। ये हियर दिस इज अ कनौज इन उत्तर प्रदेश। ये दिस वाज अ प्लेस, जो ये जगह है ये गंगा नदी के मुहाने पे, मतलब नदी के साथ में है, और ये बहुत इजी एक्सेस था टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल थ्रू गंगा रिवर, एंड टू रीच अप टू द पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। तो हर कोई चाहता था, एंड दिस कनौज वाज द इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। तो इकोनॉमिक पर्पस से ये एक बहुत बड़ा शहर था, जहाँ से कि ये जो गतिविधियाँ ये की जाती थी, और जहाज जो है नदी के द्वारा दैट यूज टू रीच अप टू द कनौज, एंड एवरीवन दे वांट टू कंट्रोल द दिस कनौज। वो चाहे गुजर प्रतिहाराज हुए, राष्ट्रकूटाज हुए या पालाज हुए, दे वांट टू कंट्रोल, एंड दे यूज टू अटैक ईच अदर, एंड देन दे यूज टू कंट्रोल। इस तरह से वो कोशिश करते थे, एंड दिस स्ट्रगल फॉर कनौज बिटवीन द गुजर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज एंड द पालाज इज नोन एज अ ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, और त्रिपक्षीय संघर्ष इसको कहते हैं। सो नेक्स्ट इज दैट वी डिस्कस्ड वन दैट वॉरफेयर फॉर वेल्थ, कि जो युद्ध है वो किस किस के लिए, एक तो कंट्रोल अदर एरियाज, और अगर वो इकोनॉमिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट पार्ट, देन दे यूज टू हैव द वॉर्स, एंड टारगेट्स ऑन टेम्पल्स। और सब जितने भी राजा रहे उनका एक मकसद होता था कि मंदिरों को निशाना बनाए, उनको लूटा जाए, बिकॉज दे यूज टू नो, उनको पता था कि दैट द टेम्पल्स आर फुल ऑफ वेल्थ, और ज़्यादा सोना चांदी इसमें एकत्रित है, लोगों का चढ़ावा है। तो और एक ये रहता था कि अगर किसी राजा ने दूसरे राजा के मंदिर को ध्वस्त कर दिया तो उसकी शक्ति को कमज़ोर कर दिया, बिकॉज दे वर द सिम्बल्स ऑफ पावर। सो दैट इज़ वाई द किंग्स यूज टू अटैक टेम्पल्स ऑल्सो। एक तो वेल्थ मिलेगी और दूसरा ये माना जाएगा कि वो ज़्यादा ताकतवर है। सिमिलरली द महमूद गजनी also attacked India. So महमूद गजनी बेसिकली तो जो जन्म है वो तो 971 में हुआ, और he started ruling from 997 to 1030। ये टर्क अफगान थे। ही वॉज फ्रॉम गजनी, दैट प्लेस इन सेंट्रल एशिया के पास जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में काबुल से 150-200 किलोमीटर के आसपास में।
ही वॉज द सुल्तान, सुल्तान का मतलब हो गया रूलर, एक शासक. ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टुवर्ड ईरान, एशियन पार्ट में. ऑलमोस्ट इंडिया को एवरी ईयर ही रेडेड. उसके टारगेट्स भी टेम्पल्स थे मेनली, एंड बिकॉज ही नोज दैट टेम्पल्स आर फुल ऑफ वेल्थ, एंड ही वॉन्ट टू बिल्ड हिज गजनी, जहाँ से वो था उसको बहुत सुंदर शहर बनाया जाता था. एंड फॉर दैट ही वॉज एक्यूमुलेटिंग ऑल द वेल्थ. और उनको एक शौक था कि जहाँ भी हो जाते थे कि अपने साथ में एक राइटर को रखते थे, अल बरूनी, दैट केम टू इंडिया. और वो जानने को चाहते थे कि लोगों के बारे में भी पता रहे, पता करें, और दैट उनको एकत्रित करें वो उस एरिया की बातों को भी. एंड अल बरूनी रोट अ बुक, किताब अल हिंद, Kitab al Hind book he wrote, and in that he elaborated that the the society of India, as well as about the political situation of India at the time. So here we can see Ghaznavid Empire. ये जो एरिया है ये गजनविद एम्पायर का है. बेसिकली ही वॉज रूलिंग टुवर्ड द, ये ईरान है, ये अफ़गानिस्तान, और ये जो पाकिस्तान का जो पार्ट है एट द टाइम. सो अप टू ऑलमोस्ट दिस एरिया जो सिंध और इसका प्रांत है वो ही कंट्रोल्ड. बाकी जो टुवर्ड द इंडियन साइड ही ओनली रेडेड, उसने सिर्फ अटैक किए. और सोमनाथ टेम्पल पर भी अटैक किया 1025 AD में, और सी. सो एवरी ईयर ही यूज टू अटैक ऑन द टेम्पल, एंड तो उससे फिर धन दौलत को लेके चले देते. सिमिलरली पृथ्वीराज चौहान और चाहमनाज इज known as पृथ्वीराज चौहान तृतीय. From 1168 to 1192 अजमेर के आसपास में, और जो बीकानेर का पार्ट है, बेसिकली फ्रॉम दैट एरिया दे स्टार्ट एक्सटेंडिंग द एम्पायर, और एक्सपेंशन टू वेस्ट एज वेल एज टू ईस्ट. वेस्ट की तरफ को भी और ईस्ट की तरफ को भी. वेस्ट और ईस्ट मीन्स that this part of the western side as well as to the eastern side he extended his empire. He was opposed by चालुक्याज ऑफ गुजरात. गुजरात के जो चालुक्याज थे उन्होंने अपोज भी किया. गैढ़वाल ऑफ यूपी, यूपी के जो गैढ़वाल हैं उन्होंने भी इनको अपोज किया. एंड ये ट्राई टू कंट्रोल द एरियाज ऑफ वेस्टर्न साइड एज वेल एज टूवर्ड द नॉर्दर्न साइड ऑफ द एरिया. तो बहुत ताकतवर राजा रहे. एंड ही फेस्ड द चैलेंज ऑफ मोहम्मद गौरी. सो मोहम्मद गौरी have fought the two battles with पृथ्वीराज चौहान. ये तराई की लड़ाई जो है इनके मध्य में, दोनों के मध्य में हुई. एंड मोहम्मद गौरी ही केम टू इंडिया इन 1191 एंड 92. 2 साल लगातार ये आया. एंड हैव फॉट द बैटल्स विद इंडिया. तो ये मीनास सिराज में भी थोड़ा बहुत इनके बारे में बताया गया है. सॉरी, मीनास सिराज ने भी इनके बारे में बताया है, जो तबाकत नसरी उनकी जो एक पुस्तक थी. एंड दिस तराई इज एरिया टुवर्ड द
करनाल पार्ट। करनाल के पास में ये एक एरिया है, यहाँ पर मैं इनका 2 बार एक जो है आमना सामना होता है और दे फॉट दैट द वॉर एट दैट दिस तराई जो आज हरियाणा में है। एंड इन फर्स्ट वॉर 1191 में जो बैटल हुआ तो दोनों के बीच में, उसमें मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड एंड सेकेंड ईयर सेम प्लेस 1192 में जो है पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड एंड देन मोहम्मद गौरी ही स्टार्ट रूलिंग ओवर द नॉर्दर्न इंडिया। और उन्होंने जो अजमेर और इसके आसपास में अपने जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जो उनके जो स्लेव रहे, उनको अपॉइंट करके रख दिया। एंड देन व्हेन ही डाइड इन 1206, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो सल्तनत का जो पीरियड आता है, स्लेव डायनेस्टीज का रूल आता है, देन ही स्टार्ट रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट द मोहम्मद गौरी। क्योंकि मोहम्मद गौरी के अपना कोई वंशज थे नहीं, तो वो जो स्लेव्स थे उनको अपने बेटे की तरह के मानते थे। सो ही स्टार्ट रूलिंग ओवर इंडिया एंड दैट वी विल डिस्कस इन द कमिंग चैप्टर्स। एक और है कि भाई जो जयचंद जो गैडवाल थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को सपोर्ट ना करके ही इनवाइटेड द मोहम्मद गौरी, और उनके साथ भी बाद में जो है मोहम्मद गौरी की लड़ाई होती है एट जो राजा जयचंद थे नियर फिरोज़ाबाद के करीब में इनकी जो है लड़ाई, दैट बैटल ऑफ चंदवार दैट टुक प्लेस और इन विच ही वॉज डिफीटेड। तो ये है कि भाई किस तरह से जो बाहर के जो आक्रमणकारी है, दे केम एंड देन आफ्टर दैट दे स्टार्ट रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया। सो दैट इज़ द वॉरफेयर फॉर वेल्थ एज वेल एज टू एक्सटेंड द एम्पायर। तो अब पहले तो वेल्थ के लिए भी, एक्सटेंड एरिया के लिए, सो देन they start ruling. So in this video we discussed about the एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, राज्य में प्रशासन, प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, वॉरफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए युद्ध, ये हमने डिस्कस किया। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू कवर दिस टॉपिक द चोलाज। प्लीज़ कीप वॉचिंग फॉर द completion of the topic. Thank you.